नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो श्रृंखला चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर क्लासेज के लिए, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक ये है भारतीय काव्य शास्त्र। क्योंकि काव्य शास्त्र से प्रश्न हो बनता है, जो बच्चे दे रहे हैं उनको पता है, इसलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न इसमें बनेगा आज, भरत मुनि ने अप्रभंश को नाम दिया है। मतलब भरत मुनि ने अप्रभंश को क्या नाम दिया था? भरत मुनि ने अप्रभंश का क्या नाम दिया था? इसको हम देख लेंगे। क्या था? देश भाषा। क्या था? देश भाषा। लोक भाषा, जनभाषा, अशुद्ध भाषा नहीं था। उन्होंने इसको देश भाषा कहा था। देखिए, भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी, यहाँ पे ये पहली दूसरी भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। ठीक है, तो इनका ऑलमोस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक समय है पहली और दूसरी शताब्दी है। पहली और दूसरी शताब्दी है। अपभ्रंश को देशभाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। क्या कहा है? देश भाषा कहा है। तो ये दोनों चीजों को, अगला है भुक्तिवाद की अवधारणा। तो ये हम सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। इसको किसने कहा है? भट्ट नायक ने। किसने कहा है? भट्ट नायक ने। अब इसमें देखिए, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद, भट्ट लोल्लट ने उत्पत्तिवाद, शंकुक ने अन्वितवाद, अभिनव गुप्त ने अव्यक्तिवाद, आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हम सबको पता है। निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? तो इसको देखिए, ये हो जाएंगे भामह, फिर दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट। अगर यहाँ भरत होते तो सबसे पहले आ जाते भरत सबसे, क्योंकि उनको हमने देख चुका था कि वो पहली और दूसरी शताब्दी में थे। तो देखिए, पहली दूसरी शताब्दी के बाद सीधा छठवीं शताब्दी में कोई कार्य हुआ है। इसके बीच में कोई भी काव्य शास्त्र नहीं मिला है। कब? भरत मुनि और भामह के बीच में, करीब पहली दूसरी शताब्दी के बाद सीधा की शताब्दी के बीच में मिला है काव्य ग्रंथ, छठवीं शताब्दी में। तो भामह देखो छठवीं शताब्दी के मध्य, और इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार। दंडी सातवीं शताब्दी, काव्यादर्श। आनंदवर्धन नवीं शताब्दी, ध्वन्यालोक। और मम्मट 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, काव्य प्रकाश। बहुत प्रमुख कोटेशन, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का है? ये पंडित जगन्नाथ का है। किसकी उक्ति है? जगन्नाथ की है। तो आगे देख लेते हैं। जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहा था। मम्मट ने तद दोषौ शब्दार्थो शौरानुलंकृति पुनः क्वापि कहा था। भामह ने शब्दार्थो सहितो काव्यम कहा था। और विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम का। ये प्रश्न दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सारे याद रखिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकार को सुमेलित कीजिए। इसमें जैसे रस गंगाधर, रस गंगाधर ये पंडित जगन्नाथ की रचना है। किसकी है? और साहित्य दर्पण किसकी हो जाएगी? विश्वनाथ की। साहित्य दर्पण किस हो जाएगी? विश्वनाथ की। काव्य प्रकाश जो है मम्मट की है। और वक्रोक्त जीवितम कुंतक की हो जाएगी। वक्रोक्त जीवितम किसकी हो जाएगी? कुंतक की हो जाएगी। और आनंदवर्धन का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये जरूर काव्य ग्रंथ याद रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जगन्नाथ, रसगंगाधर, विश्वनाथ, साहित्य दर्पण, मम्मट, काव्य प्रकाश, और कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम, आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक। ये महत्वपूर्ण है, ये सारे ग्रंथ याद रखिएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो भरत मुनि के अनुसार 33 मानी गई। कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या तो 8 माने हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। अस्थाई भाव की संख्या अगर 8 रस है तो अस्थाई भाव की भी संख्या 8 हो जाएगी। सात्विक भाव की संख्या भी 8 बताई गई है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 बताई गई है। ज्यादातर इसको पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कौन सा है? अनुमितिवाद। तो अनुमितिवाद किसकी रचना है? यह
शंकुक की है। उत्पत्तिवाद किसकी हो जाएगी? भट्ट लोल्लट की हो जाएगी। साधारणीकरण किसका हो जाएगा? भट्ट नायक का। साधारणीकरण किसका हो जाएगा? भट्ट साधारणीकरण हो जाएगा आपका भट्ट नायक का। और अभिव्यक्तिवाद आपका किसका हो जाएगा? अभिनव गुप्त का। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अनुमतिवाद हो गया आपका किसका? शंकुक का। उत्पत्तिवाद हो गया भट्ट लोल्लट का। साधारणीकरण हो गया भट्ट नायक का। और व्यक्तिवाद हो गया अभिनव गुप्त का। इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। बाकी यहाँ इसको हम देख लीजिए। स्पेशली अभिव्यक्तिवाद किसका हो जाएगा? अभिनव गुप्त का। भरत मुनि का सबसे प्रमुख है रस सिद्धांत, जो उनके नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। आगे देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? कई बार बता चुका हूं, उसमें स्थायी भाव का नहीं है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का है, लेकिन स्थायी भाव का नहीं है। क्योंकि देखिए, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ कन्नड़ शास्त्र में रस सूत्र की व्याख्या की है। भरत मुनि का रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयुक्तात् रस निष्पत्ति, यहाँ इन्होंने स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता, मतलब साधारणीकरण किसने बनाया था? तो यह बताया था, किसने बताया था? भट्ट नायक ने। देखिए, साधारणीकरण के प्रतिष्ठापक या इसको खोज करने वाले भट्ट नायक हैं। पाठक, श्रोता या दर्शक में पाठ, दृश्य इत्यादि को रस अनुभूति होना ही साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण मतलब इन्होंने बताया था कि अगर कोई नाटक आज के समय खेला जा रहा है, उसमें राम का जिसने रोल अदा कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? ये आज के व्यक्ति को नहीं दिख रहा है, बल्कि उस पौराणिक राम का दृश्य उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसी को उन्होंने साधारणीकरण कहा था। आगे देखिए, शब्द की द्व्यर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? शब्द की द्व्यर्थी योजना में कौन सा वक्रोक्ति हो जाता है? मतलब कोई शब्द कहा गया है और उसमें एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? वक्रोक्ति कहा जाता है। बाकी अनुप्रास, श्लेष और प्रेक्षा ये हमें पता है। जहां पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकोक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहां क्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति में शब्द के दो अर्थ, जो गौरव, शालिनी, प्यारी हमारी, सधा तुम्हि इष्ट अहो, हव न गौ नहीं हव अवसा, अलिनिहु नहीं अस काहे कहे। अब श्लेष अलंकार का श्लेष वर्ग अर्थात चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहां एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां पे क्या श्लेष होता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। मेरी भव बांधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े, श्याम हरि द्युति होय। यह बिहारी लाल जी का दोहा है, जिसमें इन्होंने में कई अर्थ इसके निकले हैं। अनुप्रास को हम जानते हैं, जहां वर्णों या व्यंजनों की पुनरावृत्ति हो या आवृत्ति हो, अनुप्रास होता है। जैसे सोहत ओढ़ है पीत पर, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमठ शैल पर, आता पर प्रभात। यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, क्योंकि मनो है, संभावना व्यक्त की जा रही है। अगला देखिए, आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ये बार बार प्रश्न आ रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसको हम सब जानते हैं। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद हो जाएगा, शंकुक का हो जाएगा अनुमतिवाद, और भट्ट नायक का इसमें हो जाएगा भुक्तिवाद। भट्ट नायक क्या हो जाएगा? भुक्तिवाद। और अभिनव गुप्त का हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद। क्या हो जाएगा? अभिव्यक्तिवाद। तो यहां से इस प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न इसमें और भी है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक इसको बहुत याद रखिए, जो पाश्चात्य साहित्यकार है सारत्र, इनका एक सिद्धांत है अस्तित्ववाद। क्या है? अस्तित्ववाद। इसको भी ये विशेष ध्यान रखिएगा। अस्तित्ववाद का मतलब होता है, इन्होंने दैविक शक्तियों को इसमें नकार दिया कि कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है। ये प्रमुख सार्थ जी का भी सिद्धांत था। किसका था? सार्थ जी का है। काव्य शोभाकारानंद लंकारम प्रक्षपते किसकी युक्ति है? यह बहुत प्रसिद्ध युक्ति है दंडी जी की। किसकी है? दंडी की। यहाँ देखिए, काव्य शोभाकारान का दंडी का है। ननु शब्दार्थों काव्य रुद्रट का है। विभाव अनुभाव से रश्मिपत्ति भरत मुनि की है। और शब्दार्थों सहित काव्यम किसका है? भामह का है। ये चारों ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें निम्नलिखित आचारों काल क्रमानुसार सही क्रम में कीजिए। तो देखिए, भामह हो गए, तो भरत के बाद तुरंत भामह जी आए थे।
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं, भामह से ही पता चल जाएगा, क्योंकि भरत पहली दूसरी शताब्दी में थे, भामह 6वीं शताब्दी में थे, बाकी सभी बाद के हैं। यहाँ देख लीजिए, भामह 6वीं शताब्दी, काव्यालंकार इनका प्रमुख ग्रंथ है। कुंतक 10वीं 11वीं शताब्दी, वक्रोक्ति जीवितम है। रूप गोस्वामी 15वीं 16वीं शताब्दी, उज्ज्वल नीलमणि है, बहुत प्रमुख ग्रंथ है इनका। और पंडित जगन्नाथ का 17वीं शताब्दी, रस गंगाधर, इनका भी समय पूछा जाता है, या 17वीं शताब्दी में इसमें थे। उनकी प्रमुख ग्रंथ क्या हो जाएगी, रस गंगाधर। आगे देखिए, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए, सौंदर्यम अलंकारम, यह रस किसका है, यह हो जाएगा वामन का। सौंदर्य ही अलंकार है, किसका हो जाएगा, वामन का। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये बहुत प्रमुख है, ये विश्वनाथ जी का है, पढ़ चुके हम। वागार्थ संपिक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, यह किसकी उक्ति है, यह हो जाएगी कालिदास की। इसकी हो जाएगी कालिदास की। और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह पंडित जगन्नाथ का है, इसको देख चुके हैं, जिनका जन्म कब है, 17वीं शताब्दी। यहाँ पे देख लेते हैं, इसका इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए, सौंदर्यम अलंकार वामन का है, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है, वागर्थ व्यू संपिक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये कालिदास का है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ का है, और तद 200 मम्मट का है, यहाँ से याद रख लेना। फिर देखिए, कुछ प्रमुख यहाँ पे ग्रंथ है, उनके आचार्य कौन है। तो इसमें देखिए, आपका हो गया ध्वन्यालोक, यह प्रमुख ग्रंथ किसका है, आनंद वर्धन का। किसका है, आनंद वर्धन का। काव्यालंकार किसका है, यह हो जाएगा भामह का, पहले हम सब देख चुके हैं। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का, काव्यालंकार भामह का, काव्य प्रकाश हो जाएगा मम्मट का, और काव्यानुशासन हो जाएगा हेमचंद का। काव्यानुशासन किसका हो जाएगा, हेमचंद का। तो विशेष याद रहेगा, ए का 3, तो ए का 3 देखिए इसमें सी में दिया हुआ है, तो सी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन, काव्यालंकार भामह, मम्मट, काव्य प्रकाश, काव्यानुशासन हेमचंद, और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का बहुत प्रमुख ग्रंथ है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, तो लक्षण ग्रंथ अधिकतर आपका किसमें, रीतिकाल में लिखा गया था। तो इसका नायिका भेद, रस निष्पत्ति, गुण दोष नहीं होता है, बल्कि यह काव्यांग विवेचन होता है। काव्यांग विवेचन मतलब काव्य के सारे अंगों का इसमें गुणों को मिला के लिखा जाता है। तो व्याख्या देख लेते हैं। काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित्व इत्यादि छंदों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का काव्यगत विवेचन क्या होता है, लक्षण ग्रंथ होता है, जिसमें मतलब छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि का वर्णन किया गया हो जिस ग्रंथ में, उसको लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। और इसी का मतलब काव्यांग विवेचन है, और ज्यादातर ये ग्रंथ रीतिकाल में लिखे गए हैं। अनुमितिवाद के तो कौन हो जाएंगे, पढ़ चुके हैं, इसके हो जाएंगे शंकुक। भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्याता शंकुक ने अनुमितिवाद के सिद्धांत से किया है, जबकि ध्वंस संप्रदाय कौन हो जाएंगे, आनंद वर्धन। आगे देखते हैं, काव्यालंकार के रचयिता कौन है। ये कई बार हम सब इसको देख चुके हैं। तो काव्यालंकार के कौन हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, भरत का क्या था, नाट्य शास्त्र है, कुंतक का उपयुक्त है, और दंडी का काव्यादर्श है। तो काव्यालंकार किसका हुआ, भामह का। किसका हुआ, भामह का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम दीजिए। अब इनकी देखिए रचनाएं, तो आपको देखिए पकड़ना है कि नाट्यशास्त्र, बाकी देखिए पहले नाट्यशास्त्र किसी में भी नहीं है, यहाँ नाट्यशास्त्र पहले है, और हम जानते हैं किसकी ग्रंथ है ये, भरत मुनि का। इसका है भरत मुनि का। तो इस प्रकार से 20 का राइट आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र। इसके बाद काव्यालंकार श्रुतवृत्ति, दश रूपक, काव्य प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी देख लिए, नाट्यशास्त्र 2वीं शताब्दी भरत मुनि द्वारा, काव्यालंकार श्रुतवृत्ति 9वीं शताब्दी वामन द्वारा, 10 रूपक 10वीं शताब्दी 10 रूपक 10वीं शताब्दी धनंजय, काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी मम्मट। आगे देखिए, प्रमुख जो ग्रंथ है हमारा काव्य लक्षण और उनके संपादक, यहाँ देखिए शब्दार्थों सहितम
काव्य। यह किसका था? हम देखे थे, यह किसका है? भामह का। किसका है? शब्दार्थो सहितम काव्यम किसका हो जाएगा? भामह का। शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना, तो ये बी का हो जाएगा दंडी। इसने कहा था ये? दंडी ने। अगला देखते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ का है। किसका है? पंडित जगन्नाथ जी का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ जी का है। किसका है? विश्वनाथ जी का है। इस प्रकार देखिए, पहले का चौथा, पहले पहले का पांचवा, पहले का पांचवा और दूसरे का चौथा, तो इस प्रकार से देखिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज एक काव्यशास्त्र के कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इस प्रकार से हमें सपोर्ट करेंगे तो हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।